हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द हाउस। इस मूवी का नाम द हाउस है, जो पिछले साल 2022 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में 3 अलग अलग कहानियां हैं जो आपको 3 अलग अलग सीख देंगी। सबसे पहली स्टोरी थोड़ी डरावनी है, जिसका नाम एंड हर्ट विद इन अ लाई इज स्पन। ये कहानी एक परिवार की है जिसमें एक छोटी बच्ची जिसका नाम मेबल है, उसके पापा रेमंड, उसकी मम्मी पेनी और उसकी छोटी बहन इजाबेल। ये छोटी सी फैमिली काफी गरीब है। आज इनके घर में इजाबेल को देखने कुछ अमीर रिश्तेदार आ रहे हैं। मेबल के पापा उसको बता रहे होते हैं कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब जब ये लोग इनसे मिलने आते हैं तब तब ये लोग इनके हालातों पर हंसते हुए इनका मजाक उड़ाते हैं। उनके आते ही मेबल उनकी खातिरदारी में लग जाती है, लेकिन वो लोग रेमंड की 2 लड़कियों को देखकर खुश नहीं थे और उसे इस बात पर चढ़ाते हैं कि वो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ठीक से अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाता, जिससे वो इतना गरीब है। दरअसल रेमंड के पापा एक शराबी थे जिन्होंने अपने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए थे, जिससे इन लोगों के पास अब कुछ नहीं बचा। पर पेनी इस गरीबी में रेमंड का पूरा साथ देती है। उसको सिलाई का पूरा काम आता है, जिसमें वो घर के पर्दे और घर के लोगों के सारे कपड़े खुद ही सिला करती है, जिससे रेमंड का बहुत सा खर्च भी बच जाता है। उन लोगों की इन कड़वी बातों को सुनकर उसका दिमाग खराब हो चुका था, पर वो इन अमीर लोगों के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। यही फर्क होता है एक अमीर और एक गरीब में। उन लोगों के जाने के बाद रेमंड उनकी बातों से डिप्रेशन में आ चुका था, जिससे वो खूब शराब पीने लगता है और नशे नशे में जंगल जाकर खुद के हालातों पर खुद को ही बहुत कोसता है। तभी अचानक से उसके सामने एक बड़े से बक्से में एक आदमी आता है। वो एक आर्किटेक्ट है जिसका नाम वैन है। वो रेमंड को अंदर बुलाकर उसके साथ बातचीत करने लगता है। थोड़ी देर बाद रेमंड वापस घर आकर बहुत अजीब तरीके से खाना खाने लगता है। पेनी उससे उसके बारे में पूछती है। इस पर वो उसको बताता है कि अब हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। पेनी उससे बार बार पूछ रही थी कि उनके साथ ऐसा भी क्या होने वाला है, लेकिन वो बड़बड़ाते हुए वहीं पर सो जाता है। अगले दिन सुबह एक थॉमस नाम का आदमी आता है, जो पेनी से किसी एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा था कि कल मेरे बॉस और तुम्हारे हस्बैंड के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें तुम्हें एक बड़ा और आलीशान घर मिलेगा। दरअसल ये आदमी आर्किटेक्ट वैन का नौकर है। इस पर पेनी उससे कहती है कि आप शायद गलत घर में आ गए हो, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। जिस पर वो कहता है कि एग्रीमेंट में तो पैसों की बात हुई ही नहीं है। वो घर आपको इस घर के बदले में फ्री मिलेगा, क्योंकि हमारे बॉस आपके हस्बैंड के दोस्त हैं। उनको आपके लिए डिजाइन और आर्ट तैयार करना है, जो आपके लिए एक गिफ्ट है। इस बात को सुनकर पेनी बिल्कुल भौचक्की रह जाती है। उस एग्रीमेंट पर साइन करते वक्त रेमंड पेनी को बताता है कि वैन मेरे पापा का एक बहुत पुराना दोस्त है। इतना कहते ही वो उस एग्रीमेंट पर अपने साइन कर देता है और फिर थॉमस से पूछता है कि नए घर का काम कब तक चालू हो जाएगा, जिस पर वो उनको खिड़की की तरफ देखने को बोलता है, क्योंकि काम तो पहले ही चालू हो चुका था। कुछ समय बाद वो घर पूरा तैयार हो जाता है। जब वो उसको देखने जाते हैं तो उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो घर बहुत ही ज्यादा बड़ा था। पर मेबल उस घर को बहुत ध्यान से देख रही होती है, क्योंकि वो घर हूबहू उसके डॉल हाउस जैसा बना हुआ था। वैन भी उनको उस घर की दीवार के पीछे से देख रहा होता है, लेकिन जब मेबल की नजर उस पर पड़ती है तो वो बाहर आकर उनसे बात करने लगता है कि आपका नया घर अब पूरा बन चुका है, इसमें फर्नीचर भी पूरा लग चुका है। और हाँ, अगर आप लोग अपने घर का कोई भी सामान अंदर ले जाते हो, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों ना हो, आपको उन सामान को इस घर के बेसमेंट में ही रखना होगा। और आप लोगों के लिए इस घर में इतनी सुविधा है कि अगर आपको कुछ भी खाना हो तो सिर्फ ऑर्डर करो और खाना आपके सामने हाजिर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को खाना बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। जब सब लोग घर देख रहे होते हैं तभी मेबल एक कमरे को देखती है जिसमें अभी भी काम चल रहा होता है। जब ये लोग घर के हॉल में जाते हैं तब रेमंड को आग जलाने की चिमनी दिखती है, जो उसको बहुत पसंद आती है। उधर पेनी को खाली पड़ी खिड़कियां दिखती हैं जिसमें पर्दे नहीं लगे होते। जब वो वैन से इस बारे में पूछती है तो वो उसको बोलता है कि इन खिड़कियों के पर्दों को तुम ही बना लेना। यहाँ पर मैंने उनके लिए कपड़े और सिलने के लिए सिलाई मशीन रख दी है। अब रात को जब सब खाना खा रहे थे तब मेबल देखती है कि यहाँ पर कोई भी नौकर नहीं दिख रहा, पर जब वो अपनी मम्मी पापा से इस बारे में पूछती है तो वो उसको कोई जवाब ही नहीं देते हैं, क्योंकि रेमंड तो खाते ही जा रहा था और पेनी घर के बारे में सोचते सोचते अपने आप में खो गई थी। जिसके बाद मेबल अपनी छोटी बहन को रोता देख
उसे एक बड़े कमरे में सुलाने के लिए चली जाती है और अपनी खिड़की से अपने पुराने वाले घर को देखने लगती है। उनके सोने के बाद रेमंड आग जलाने और पेनी सिलाई करने चले जाते हैं। रेमंड से तो आग जल जाती है पर वो बार बार बुझ रही थी। सुबह दोनों बहनों की नींद पास में हो रही ठोका पीटी से खुल जाती है क्योंकि एक वर्कर ने रातों रात ही मेबल जहाँ से अपना पुराना घर देख रही थी वहाँ पर एक बड़ा सा कमरा बना दिया था। जब दोनों अपने मम्मी पापा से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर उनको सीढ़ी टूटी हुई मिलती है जहाँ से थॉमस उनको खुद से अकेले में ही बात करते हुए दिखाई दे रहा था। वो थॉमस से रास्ता पूछती है जिस पर वो उनको दूसरा रास्ता बताता है। जब वो उतरकर वहाँ से आ रही होती है तो उनको वहाँ पर एक अजीब सी शक्ल वाला वर्कर काम करता हुआ दिखाई देता है जो उनको अजीब सी नजरों से देख रहा था। ये सब देखकर वो अपनी मम्मी को कुछ बताने जाती है पर वो इसको फालतू की बातें बताकर इनको वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद वो रेमंड को ढूंढने लगती है कि तभी उसे फिर से 3 अजीब से वर्कर दिखते हैं जो उसको ही देख रहे थे। वहाँ से भागते हुए उन्हें एक खिड़की से रेमंड दिखता है जो खुशी खुशी अपने पुराने वाले घर को टूटते हुए देख रहा था। अपने पापा की ऐसी अजीब सी हालत देखकर उसको कुछ समझ ही नहीं आता है। रात को मेबल अकेले ही खाना खा रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स घर की खुशी में इतने पागल हो गए थे कि उन्हें अब अपनी दोनों बेटियां दिखती ही नहीं थी। जब वो फिर से उनको देखने जाती है तब एक कमरे में उसको वैन दिखता है जो उसकी मम्मी को पर्दे वाली ड्रेस और उसके पापा को कुर्सी वाली ड्रेस पहना रहा था जो उनको बहुत पसंद आती है। ये सब बहुत अजीब सा लग रहा था। वो उन पर ऐसे हुक्म चला रहा था कि जैसे अब उनकी जिंदगी पर उसी का राज हो। अब वहाँ पर मेबल के मुंह से ये निकल जाता है कि आप लोग बहुत अजीब लग रहे हो। इतना सुनते ही दोनों उस पर नाराज होकर उसको वहाँ से भगा देते हैं। अपने कमरे में जाकर वो इजाबेल के साथ खेलने लगती है। खेलते खेलते दोनों एक दरवाजे तक पहुँच जाते हैं जो बेसमेंट में जाता है जहाँ उनको उनके घर का सारा सामान पड़ा हुआ दिखाई देता है। वहाँ पहुंचकर दोनों अपने पुराने वाले पलंग पर लेट जाते हैं। मेबल इजाबेल को कहानी सुनाते हुए सुला देती है। आधी रात को इजाबेल भूख लगने के कारण उठ जाती है। जब मेबल उसको लेकर ऊपर जा रही होती है तब उनको पीछे से थॉमस और वेन दोनों छुपकर देख रहे होते हैं। ऊपर पहुंचते ही उनको वापस से पूरे घर का नक्शा बदला हुआ दिखता है। उधर उसके पापा बार बार आग जलाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी मम्मी थक कर सो चुकी थी। उसके पीछे से वेन एक पुरानी कुर्सी लेकर आता है जो जलाने के लिए उसके हवाले कर देता है और जैसे ही वो उस कुर्सी को तोड़कर जलाता है वैसे ही फटाफट वहाँ पर आग जल जाती है। इधर मेबल इस भूल भुलैया में खाना ढूंढते हुए उसकी बहन के साथ खो जाती है। एक छेद से उनको उनके पापा पुराने घर का सामान जलाने के लिए ले जाते हुए दिखते हैं। उसमें मेबल का डॉल हाउस भी होता है। वो रोकने के लिए अपने पापा को आवाज लगाती है लेकिन वो अब नहीं सुन सकता। रास्ता ढूंढते ढूंढते उनको थॉमस एक जगह शराब पीकर रोता हुआ मिलता है जो उनको बता रहा था कि अब मैं ये काम और नहीं कर सकता। फिर दोनों एक जगह पर थक हार कर वापस सो जाते हैं। उधर रात को रेमंड ने अपने घर का सारा सामान जला दिया था। तभी उसके पीछे से वैन आता है जो उसके हालातों पर हंस रहा होता है बिल्कुल उसके रिश्तेदारों की तरह। फिर मेबल अपने आप ही नीचे पहुंच चुकी थी। जब वो उठी तो उसके मम्मी पापा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो उनको खूब ढूंढती है पर अब उसके पापा एक कुर्सी और उसकी मम्मी एक खिड़की का पर्दा बन चुकी थी। देखते ही देखते पूरा घर जलने लग गया। इस पर उसके पेरेंट्स उसको वहाँ से इजाबेल को लेकर भागने को बोल रहे थे। उसकी मॉम उसको खिड़की के सहारे बाहर छोड़ देती है। दोनों उस घर के साथ साथ अपने माँ बाप को भी जलते हुए देख रहे थे जो मेबल के लिए बहुत बुरा था। इजाबेल छोटी होने के कारण कुछ समझ नहीं पाती है कि उनके साथ क्या हो रहा है क्योंकि अब दोनों के पास घर नहीं है और ना ही उनकी देखभाल करने के लिए उनके पेरेंट्स। रेमंड के पापा की लाइफ भी ऐसे ही वेन ने एग्रीमेंट पर साइन करवाकर खराब कर दी थी और रेमंड ने भी नशे और लालच में आकर एक गलत डिसीजन लेकर एक एग्रीमेंट पर साइन कर दिया जिससे उसकी और उसके परिवार की पूरी जिंदगी वेन के नाम हो गई। दरअसल वेन ने घर की कीमत के बदले उनकी जान ली थी। जैसे मेबल का एक डॉल हाउस है जिससे वो खेला करती थी वैसे ही ये सब वेन का डॉल हाउस है जिसमें वो लोगों की जिंदगी के साथ खेलता है। आपकी जिंदगी में भी कई सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपसे अपना फायदा उठाएंगे और आपको ही नीचे धकेल कर अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। ये थी पहली कहानी जिसके बाद इस मूवी की अगली कहानी है द लॉस्ट इज ट्रुथ दैट कांट बी वन।
इसमें एक चूहा होता है जिसका नाम डेवलपर है, जो पुराने घरों की मरम्मत कर उनको बेचकर अपना घर चलाता है। वो बहुत परेशान दिख रहा है क्योंकि उसे इस घर से काफी उम्मीद है। उसने अपनी सारी सेविंग्स इस घर को रिपेयर करने में ही लगा दी, जिस कारण इसके मजदूर उसका काम ऐसे ही छोड़कर चले गए। वो खिड़की में देखकर सोच रहा होता है कि उसे इस घर को कैसे भी करके जल्द से जल्द सही करवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में इस घर को देखने के लिए लोग आने वाले हैं। वो बैंक से लोन लेकर अकेले इस घर की मरम्मत करने लगता है। उसने लगभग इस घर को सुधार ही लिया था, लेकिन एक चिंता उसको बार बार सताए जा रही थी, जो इस घर में रहने वाले कीड़ों की थी, जो इतनी सफाई के बाद भी इस घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिनका इलाज उसको ऑनलाइन शॉपिंग पर दिखता है, जहाँ से वो खूब सारा कीड़े मारने का पाउडर मंगाता है और उसको पूरे घर में छिड़क देता है। फिर भी उनसे छुटकारा ना पाते हुए देख वो थक हार कर वहीं नीचे सो जाता है। सुबह नींद से जागने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए पूरे घर की सफाई कर देता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में उस घर को देखने के लिए लोग आने वाले थे। उनके आने से पहले ही वो चूहा तैयार हो जाता है। उनके आते ही वो बड़ी खातिरदारी करते हुए उनको पूरा घर दिखाता है, लेकिन अपने थकान के कारण अपने काम पर फोकस ना कर पाने की वजह से वो बहुत गड़बड़ी कर देता है, जिससे वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर एक अजीब सा कपल वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उनको ये घर बहुत पसंद आ गया था। वो उनको फिर से और अच्छे से पूरा घर दिखाता है। वो लोग भी रात को वहीं रुक जाते हैं, जिस पर वो चूहा भी उनको कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको किसी भी हालत में ये घर तो बेचना ही है। अगले सुबह वो उनसे इस घर के डील के बारे में पूछता है, क्योंकि उसके पास बैंक वालों का फोन आ चुका था, पर वो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो लोग इस घर को अपना ही घर समझ रहे थे। परेशान होकर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को ये सब सुनाता है तो उल्टा वही उस पर भड़क जाती है। इन सब से परेशान होकर वो वहीं पर सो जाता है। अब सुबह वो जोर देकर उनसे डील के बारे में बात करता है, तो वो लोग उसको यहाँ से जाने को बोल देते हैं। इसीलिए वो इनको यहाँ से भगाने के लिए अब पुलिस को बुलाने लगता है, लेकिन उसके घर में पुलिस उसको धमकाने पहले ही आ गई थी, क्योंकि वो जिस चुहिया से बात करता है वो असल में इसकी गर्लफ्रेंड है ही नहीं। वो तो एक डेंटिस्ट है, जिसने डेवलपर से परेशान होकर पुलिस वालों को ही फोन कर दिया था। उधर पुलिस के जाते ही उसके घर पर उस कपल के रिश्तेदार उनका घर देखने आ जाते हैं, लेकिन वो घर तो उन्होंने खरीदा ही नहीं है। इसी बात से परेशान होकर वो कीड़े मारने वाला पाउडर उठाता है, लेकिन वो पाउडर पूरा उस पर ही गिर जाता है, जिसको सूंघकर उसकी आंखें सीधा अस्पताल में खुलती है। उसके ठीक होने के बाद वो कपल उसको लेकर वापस घर आ जाते हैं, जहां उनके रिश्तेदार उसके ही आने पर एक पार्टी रखते हैं। उन लोगों ने उसके घर को बर्बाद कर दिया था, जिसको देखकर वो अपनी सारी परेशानियां भूलकर उनके जैसी पागलों वाली हरकतें करने लगता है। दरअसल वो खुद अपनी चिंताओं में इतना पागल हो चुका था कि उसको सारे चूहे कीड़े ही दिख रहे थे। उसके हिसाब से वो घर साफ था, लेकिन बाद में उन कीड़ों ने मिलकर पूरे घर को खराब कर दिया, जो उनके लिए सही था। असल में मूवी की इस कहानी में इंसान की लाइफ को चूहों की लाइफ के हिसाब से बताया गया है, जो उनके जैसी फालतू की चिंताएं और बातों से परेशान होकर बिल्कुल पागलों की तरह ही बन जाते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हमें बिना मतलब के फालतू की बातों पर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकता है। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस मूवी में जो डेवलपर का घर था वो हूबहू इसी मूवी की पिछली कहानी में जो मेबल का डॉल हाउस था, जिसमें वो चूहों के साथ खेलती थी, वैसा ही था, जिसमें हमारे साथ कोई ना कोई तो खेल ही रहा होता है। ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसके बाद शुरू होती है इस फिल्म की तीसरी और आज की आखिरी कहानी, जिसका नाम है लिसन अगेन एंड सीक द सन। कहानी एक शहर की है जहाँ बहुत पहले बाढ़ आ चुकी थी, जिसमें घर के सिवा और कोई दूसरा घर बचा ही नहीं था। इस बड़े से घर की मालकिन रोजा नाम की एक बिल्ली है। ये इस घर में बने कई कमरों को किराए पर चलाती है, लेकिन बाढ़ के कारण इसके 2 किराएदारों के अलावा सारे किराएदार इसके घर को छोड़कर चले गए थे। एक किराएदार का नाम एलियास और दूसरी का नाम जेन है। भयंकर बाढ़ के कारण इन दोनों का धंधा ठप हो चुका है, जिससे ये दोनों ही रोजा को किराया नहीं दे पाते हैं। रोजा अपने घर को पूरा रेनोवेट करना चाहती है, लेकिन उसके पास अब पैसे नहीं बचे, जिससे वो अकेले ही पिछली कहानी के चूहे जैसे खुद ही घर को ठीक करने लगती है। कई बार तो ये मकान ठीक करने के बजाय और बिगाड़ देती है। अब इस सुविधा भरे माहौल में जब रोजा अपने दोनों किराएदारों से किराया मांगने जाती है, तब एलियास उसको एक फिश और जेन उसको एक पुराने क्रिस्टल्स के अलावा कुछ नहीं दे पाते, लेकिन जेन उसको साथ में बैठाकर नाश्ता जरूर करवा देती है, जिसके बाद वो उसे उसके एक पुराने बिल्ले दोस्त कॉस्मोस के बारे में बताती है, जो एक प्लम्बर है, लेकिन उसके पास भी किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। जेन उसको बोलती है कि हमारे पास अच्छा मौका है,
तुम पैसों के बदले उससे पूरी बिल्डिंग में प्लम्बिंग का काम करवा सकती हो, जिस पर रोजा मान जाती है। रात को एलियास और जेन दोनों आराम से बेफिक्र होकर टीवी देख रहे होते हैं। उन्हें रोजा की तकलीफों की कोई परवाह नहीं होती। जब सुबह कॉस्मोस आता है तब तीनों उससे मिलने चले जाते हैं, लेकिन वो तो बिल्डिंग के नीचे ही अपना तामझाम लेकर बैठ गया था। उसके आते ही रोजा भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी परेशानी अब थोड़ी कम होने वाली थी। उसने कॉस्मोस को घर के रेनोवेशन का पूरा प्लान बता दिया और उसको क्या क्या करना है उसको काम समझा दिया। उसने काम की शुरुआत नीचे की फ्लोर से करी, जिसके बाद वो सब उसके आने की खुशी में रात को पार्टी करते हैं। लेकिन अगले दिन कॉस्मोस ने फ्लोर को ठीक करने के बजाय एलियास के लिए फ्लोर की लकड़ियों से नाव बना दी, ताकि वो वहाँ से जा सके। जब वो इस बारे में एलियास से बात करने जाती है तो वो उससे कहता है कि हम लोगों को अब यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पता नहीं कब पानी उनके घर की तरफ आ जाए। इसीलिए रोजा तुम्हें भी ये सब छोड़कर अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन इस घर से रोजा की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी, जिससे वो इस घर को कभी छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। इन सब से परेशान होकर वो अपने रूम में जाकर रोने लगती है। उसको रोता देख एलियास को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसे तो किसी भी हाल में यहाँ से जाना था। इसीलिए वो सुबह होते ही यहाँ से सबको छोड़कर चला जाता है। गुस्से गुस्से में रोजा कॉस्मोस के लगाए हुए लोहे के लीवर से टकरा जाती है, जिससे वो अपना सारा गुस्सा कॉस्मोस पर उतारने लगती है। लेकिन कॉस्मोस उससे कहता है कि तुम्हें बाद में सब समझ आ जाएगा। अब जब वो अपने रूम में आती है तो उसको एलियास का छोड़ा हुआ गिफ्ट मिलता है, जिसमें उसने रोजा को पेंटिंग और एक मछली गिफ्ट की होती है और एक लेटर में गुड बाय बोला होता है। रोजा को भी अब पता चल गया था कि एलियास भी पेंटिंग कर सकता है, जिस बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। अब तो जेन भी जाने वाली थी, इसलिए वो रोजा को आखिरी बार नाश्ते पर बुलाती है, क्योंकि जिस गार्डन में वो सब्जियां उगाया करती थी उसमें अब पानी भर चुका है, जिससे वो पूरा गार्डन खराब हो जाता है। जेन उसको इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर उसके साथ चलने के लिए पूछती है, लेकिन वो इस घर को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उधर कॉस्मोस बाथरूम में गाना गाते हुए नहा रहा होता है। इधर जेन रोजा को समझाई रही होती है कि अब इस घर में कुछ नहीं रखा है, असली मजा तो इस घर में रहने वाले लोगों का है। इतना कहते ही वो उसके घर का दरवाजा खोल देती है, जिससे बाहर का पूरा कोहरा उसके घर में घुस जाता है। जब सब चले जाएंगे तो वो अकेली रह जाएगी और इस धुंध में उसे एलियास भी गुड बाय कहता हुआ दिख रहा था। अब जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसको एहसास होता है कि जेन और कॉस्मोस भी यहाँ से जा चुके हैं। जब तक रोजा उनको आवाज लगाती है तब तक वो बहुत दूर जा चुके थे। उदास होकर वो कॉस्मोस के बनाए हुए लीवर से टिक जाती है, जिससे वो लीवर चल जाता है और उसका घर एक बड़ी सी नाव बन जाता है। इसीलिए पहले कॉस्मोस ने उससे कहा था कि तुम्हें बाद में सब कुछ समझ आ जाएगा। आगे जाने पर इनको एलियास भी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो असल में तो इनको छोड़कर गया ही नहीं था। वो तो इनके आने का इंतजार कर रहा था कि कब ये लोग आए, जिससे वो इनको ज्वाइन कर सके। अब चारों ये प्लान करते हैं कि वो लोग एक अच्छी सी जगह ढूंढेंगे जहां वो सब आराम से साथ में रह सके। जैसे पिछली कहानी में चूहों की दुनिया थी, वैसे ही इसमें बिल्ली की दुनिया है। ये कहानी हमको सिखाती है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। हमें अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा एक जैसी लाइफ नहीं जी सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें अपने लोगों का साथ कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग वही होते हैं जो आपका साथ आखिर तक निभाते हैं। वेल, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस फिल्म की कहानी कैसी लगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।